हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो कल के वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने सेक्शन 99 तक के सारे ऑफेंसेस, उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स को देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, जो डील करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 100 से और ये 146 तक है। सो सेक्शन 100 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है कि कल्पेबल होमिसाइड मानव वध होता क्या है। सेक्शन 100 में 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 101, इसमें मर्डर को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे इसको 4 क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है, जो बताते हैं कि कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जब कोई एक्ट जो है वो मर्डर कहलाएगा। जिसमें पहला है कि अगर किसी की इंटेंशनली डेथ कॉज की जाती है तो वहाँ पे वो मर्डर होगा। दूसरा है कि ऐसी इंजरी कॉज की जाती है, बॉडली इंजरी कॉज की जाती है, जिसका उस पर्सन को पता है, नॉलेज है कि उससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी इंजरी कॉज की जाती है जो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में डेथ कॉज की जाती है जो इमिनेंटली डेंजरस है और हर प्रोबेबिलिटी में वहाँ पे डेथ कॉज होगी ही, और वहाँ पर उस जो पर्सन डेथ कॉज कर रहा है उसके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं है। तो ये 4 सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड को एज अ मर्डर ट्रीट किया जाएगा। इसमें 5 एक्सेप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं जब कोई मर्डर ना होके वो कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे पहला जो एक्सेप्शन है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से डील करता है। दूसरे एक्सेप्शन में प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज की बात की हुई है, एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट प्रीमेडिटेशन। तीसरा एक्सेप्शन है पब्लिक सर्वेंट अगर पब्लिक जस्टिस के लिए कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे डेथ कॉज होती है तो फिर वो मर्डर नहीं होगा बल्कि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। चौथी है कि अगर सडन फाइट हो जाती है विदाउट प्रीमेडिटेशन तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। और एक्सेप्शन 5 कहता है वो कंसेंट से रिलेटेड है, जिसमें कोई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और वो कंसेंट दे देता है कि कोई उसकी डेथ कॉज कर दे, तो वहाँ पे वो मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। सेक्शन 102 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस से डील करता है, जिसका मतलब है कि जिस पर्सन की डेथ इंटेंड की गई थी उस पर्सन की डेथ ना होके किसी और पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे वो ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस होता है और उसकी सेम ही पनिशमेंट होती है जैसा कि आपने इंटेंड किया था पहले पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए, तो सेम ही पनिशमेंट दोनों के लिए होगी। अब है 103 में मर्डर को पनिश किया गया है। मर्डर 101 में डिफाइन किया गया है और 103 में मर्डर को पनिश किया गया है। तो कोई पर्सन अगर मर्डर कॉज करता है तो वहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट जो है वो क्लॉज 1 में जनरल पनिशमेंट दी हुई है। वो है कि अगर कोई पर्सन मर्डर कॉज करता है तो वो डेथ से पनिशेबल हो सकता है या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जाएगा। मर्डर कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। और 103 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर मर्डर 5 लोगों के ग्रुप के द्वारा या उससे अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर डेथ हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिश किया जा सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी कॉग्निजेबल होता है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 104 जो डील करता है मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। इसका मतलब है कि कोई पर्सन है जो पहले से ही उसको लाइफ कन्विक्ट किया गया है, मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा ऑलरेडी उसको दी गई थी, वो बाहर मान लीजिए आता है पेरोल पे या फिर किसी भी सर्कमस्टांस में और फिर से मर्डर कॉज कर देता है, तो वहाँ पर उस पर्सन को डेथ से भी पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। 104 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। ये जो प्रोविज़न है मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, अगर हम आईपीसी में देखें तो इसको उसमें मिठू वर्सेस स्टेट के केस में कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो सज़ा थी वो सिर्फ डेथ थी, तो यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसी वजह से नए एक्ट में ये चीज़ हो गई है कि अब कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो डेथ से भी पनिश कर सकता है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकता है।
नेक्स्ट है 105। ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कल्पेबल होमिसाइड को सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया है। तो अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो 5 साल से कम नहीं होगी, और वो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड फाइन लगाया जा सकता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइएबल है। और सेकेंड सिनेरियो दिया है कि अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है और इफ एक्ट बी डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो वहाँ पर उसकी इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 साल के लिए हो सकती है एंड विथ फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 106 जो डील करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो कोई भी पर्सन अगर डेथ कॉज करता है किसी पर्सन की रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा और उसके लिए जो पनिशमेंट है वो होगी इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। 106 का क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है कि अगर डेथ कॉज होती है रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, किसी व्हीकल या स्केपिंग की वजह से, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। 106 में एक पॉइंट छूट गया, ये था कि अगर डेथ कॉज की जाती है किसी नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा, और वो नेग्लिजेंट एक्ट किसके द्वारा हो रहा है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो वहाँ पर उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 years एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 107। यहाँ पे अगर किसी चाइल्ड या अनसाउंड माइंड के पर्सन की डेथ के लिए, मतलब ताकि वो सुसाइड कमिट कर ले, इसके लिए अगर अबेटमेंट की जाती है, तो वहाँ पर जो अबेटर है उसको डेथ से भी पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 years एंड फाइन लगाया जा सकता है। 107 ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 108 कहता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर कोई पर्सन सुसाइड अबेट करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 years एंड फाइन। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अगला है 109। ये 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है। तो 109 का क्लॉज 1 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिश करता है। अगर कोई पर्सन मर्डर अटेम्प्ट करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 years एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइएबल है। और अगर मर्डर अटेम्प्ट करते वक्त हर्ट कॉज हो जाता है किसी पर्सन को, तो वहाँ पर जो अक्यूज्ड होगा उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या उससे ज़्यादा भी पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट से भी पनिश हो सकता है वो पर्सन और उससे 10 साल के लिए भी पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 109 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि अगर जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो लाइफ कन्विक्ट के द्वारा किया जा रहा है और वहाँ पे हर्ट कॉज हो जाता है, तो उसको डेथ से भी पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 110 डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। तो 109 में था अटेम्प्ट टू मर्डर और 110 में है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अगर कोई पर्सन कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है तो उसे 3 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। और अगर कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करते हुए किसी पर्सन को हर्ट कॉज होता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों के लिए होगी और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अब आते हैं हम न्यू ऑफेंसेस जो इस प्रोविज़न में इस संहिता में न्यूली ऐड हुए हैं। जैसे कि 111 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है,
112 जो है वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है और 113 में टेररिस्ट एक्ट को प्रोवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं बारी बारी से। 111 का क्लॉज 1 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड होता है किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। तो ये सब अगर चाहे तो ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जा रहा हो या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किया जा रहा हो, सिंगली या जॉइंटली, तो वहाँ पर माना जाएगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मीनिंग में आएगा। इस क्राइम को काफ़ी वास्ट बनाया गया है, इस ऑफेंस को काफ़ी वास्ट बनाया गया है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें तीन पैराज दिए हुए हैं, दिए हैं। उसमें जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं उनको डिफाइन किया गया है। अब 111 के क्लॉज 2 का जो ए है वो उसकी पनिशमेंट बताता है। तो 111 का क्लॉज 2 का जो ए है वो बताता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिजल्ट में अगर किसी पर्सन की डेथ कॉज होती है तो वहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसको डेथ से भी पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन का जो अमाउंट है वो 10 लाख से कम नहीं होगा। कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। और 111(2) का बी जो है वो कहता है कि किसी अन्य केस में इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन का अमाउंट 5 लाख से कम नहीं होगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 111 का क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है या जानबूझकर फैसिलिटेट करता है कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन का अमाउंट 5 लाख तक रुपए का लगाया जा सकता है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 111 का क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर कोई मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, एक्सटेंड कर सकती है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक और फाइन का अमाउंट 5 लाख रुपीज़ से कम नहीं होगा। यहाँ पे कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 111 की क्लॉज 5 में है कि अगर कोई पर्सन इंटेंशनली हार्बर करता है या कंसील करता है किसी पर्सन को जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया है, तो वहाँ पर उस पर्सन को 3 साल से कम की इम्प्रिजमेंट नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन जो है वो 5 लाख रुपए से नीचे का नहीं होगा। यहाँ पर कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अगला है 111 का क्लॉज 6 जो कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है या ऑब्टेन करता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू डिराइव की गई थी, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो 3 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में ही जो फाइन का अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 111 का क्लॉज 7 जो कहता है कि कोई पर्सन अगर वो प्रॉपर्टी को पोजेस करता है किसी मेंबर के बिहाफ पे, वो ऐसे मेंबर जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का पार्ट रहा है, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर। वो 10 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन का अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अब आते हैं 112 पे जो डील करता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कि कोई भी ग्रुप का मेंबर या गैंग का मेंबर जो सिंगली या जॉइंटली कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है जो रिलेटेड है थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर एक्ट, तो वहाँ पर कहा जाएगा कि उसके द्वारा पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया जा रहा है।
112 का क्लॉज 2 जो है वो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पनिशमेंट को बताता है। तो कहता है कि जो कोई भी पर्सन कमिट करता है कोई भी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो 1 साल से कम नहीं होगी और वो एक्सटेंड कर सकती है 7 ईयर्स तक, एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब आता है सेक्शन 113 जो प्रोवाइड करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिस्ट एक्ट। तो 113 के क्लॉज 1 में टेररिस्ट एक्ट क्या होगा, कब कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसको प्रोवाइड किया गया है। 113 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो थ्रेटन कर सके किसी पर्सन को या देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और इस इंटेंशन के साथ ताकि वो टेरर फैला सके, मतलब लोगों के बीच में वो डर का माहौल पैदा कर सके। तो वहाँ पर, और यहाँ पे बेसिकली 3 उसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि किस किस तरीके से कोई पर्सन टेररिस्ट एक्ट कर सकता है। तो जो क्लॉज 113(1) का क्लॉज ए जो है वो कहता है कि ये टेररिस्ट जो स्ट्राइक टेरर होता है ये किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट, अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के थ्रू हो सकता है। फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके भी किया जा सकता है। इसकी इलेबोरेट स्टडी हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली 113 जो है वो टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। 113 का क्लॉज 2 जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में इसकी पनिशमेंट है। 113(2) का क्लॉज ए कहता है कि अगर टेररिस्ट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ कॉज होती है तो वहाँ पर जो पर्सन अक्यूज है उसको डेथ से पनिश किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अगला है 113(2) का बी कहता है कि किसी अन्य केस में, मतलब डेथ कॉज नहीं होती है, कुछ और इंजरी कॉज होती है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 113 का क्लॉज 3 है, वो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पर्सन कॉन्स्पायर करता है, अटेम्प्ट करता है या बेट करता है जानबूझ के ताकि वो फैसिलिटेट कर सके टेररिस्ट एक्ट के कमीशन को, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। सेक्शन 113 का क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई पर्सन कैंप ऑर्गेनाइज करता है, ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करता है ताकि टेररिस्ट एक्ट कमिट किया जा सके, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 113 का क्लॉज 5 कहता है कि जो कोई भी पर्सन मेंबर होगा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्ट, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल एंड कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 113 का क्लॉज 6 कहता है कोई पर्सन अगर किसी ऐसे पर्सन को हार्बर करता है या कंसील करता है जो पर्सन टेररिस्ट एक्ट कमिट कर रहा है या करने वाला है या कर दिया है, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर, वो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 113 का क्लॉज 7 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करता है जो कि ऑब्टेन की गई थी या डिराइव की गई थी टेररिस्ट एक्ट के द्वारा, तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। तो यहाँ तक तो रिलेटेड था टेररिस्ट एक्ट से। अब हम देखते हैं सेक्शन 114 जिसमें हर्ट को डिफाइन किया गया है। तो हर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बॉडीली पेन, डिजीज़ या इन्फर्मिटी कॉज की जाती है अगर किसी पर्सन पे, तो उसे हर्ट कहा जाएगा। 115 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है किसी पर्सन पे तो उसे कितनी पनिशमेंट होगी? तो
15 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन लगाया जा सकता है 10,000 रुपये तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है 116 जिसमें ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है। तो ग्रीवियस हर्ट जो है वो 8 तरीके से कॉज हो सकता है, जिसमें पहला है इमैस्कुलेशन, दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, थर्ड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, फोर्थ है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, सिक्स्थ है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, सेवेंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, और नेक्स्ट एट्थ है एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट। तो हम देखते थे कि जो आईपीसी था उसमें 20 दिन का टाइम स्पैम दिया था, यहाँ पर उसको घटा के 15 दिन का कर दिया गया है। सो 117 जो है वो वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को पनिश करता है। तो अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट 117 का क्लॉज 3 कहता है अगर हर्ट की वजह से कोई पर्सन किसी पर्सन को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है तो वहाँ पर अक्यूज्ड को रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 10 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 117 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है 5 लोगों के ग्रुप के द्वारा या 5 से अधिक पर्सन्स के द्वारा तो वहाँ पर उन सभी को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट 118 ये डील करता है वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। तो कोई भी पर्सन अगर वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है किसी डेंजरस वेपन के थ्रू तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट, तो यहाँ पर हर्ट है और क्लॉज 2 जो है वो ग्रीवियस हर्ट अगर कोई कॉज करता है डेंजरस वेपन के थ्रू तो यहाँ पे है अगर हर्ट कॉज किया जा रहा है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर, फाइन जो है वो 20,000 तक का लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश हो सकते हैं। ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट ट्राइएबल है। बट 118 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है बाय डेंजरस मीन्स और वेपन तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो 1 साल से कम नहीं होगी और वो 10 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और यहाँ पर ये जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 119 यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है फॉर द पर्पजेज टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रोन टू एन इलीगल एक्ट तो वहाँ पर अगर वो हर्ट कॉज करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकेगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन से, और अगर वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रोन टू एन इलीगल एक्ट तो वहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है और अगर हर्ट कॉज किया जा रहा है तो जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा, लेकिन अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 120 ये कहता है कि अगर वॉलेंटरली हर्ट कॉज किया जाता है टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और मतलब हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो अगर हर्ट कॉज किया जा रहा है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। बट 120 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी प्रॉपर्टी के रेस्टोरेशन के लिए कंपेल करने के लिए
ग्रीवियस हर्ट कॉज किया जाता है तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 ईयर के लिए होगी एंड फाइन लग सकता है, कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल एंड कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट 121 यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है किसी पब्लिक सर्वेंट पे, जैसे कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म ना कर पाए, तो वहाँ पर अक्यूज को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। वहीं 121 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है किसी पब्लिक सर्वेंट पे ताकि वो डेटर कर सके उस पब्लिक सर्वेंट को टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो वहाँ पे उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, वो एक्सटेंड हो सकती है 10 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट 122 जो कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज करता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नॉट इंटेंडिंग टू हर्ट एनी अदर देन द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, तो वहाँ पर अगर हर्ट कॉज होता है, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कंसिक्वेंस में हर्ट कॉज होता है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 मंथ या फाइन लगाया जा सकता है 5,000 रुपये तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। बट 122 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिजल्ट में ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 सालों की हो सकती है और फाइन 10,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट आता है 123। 123 में है कि अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट कॉज करता है पॉइजन के थ्रू या किसी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के थ्रू, तो वहाँ पर और उसका इंटेंशन होता है कोई ऑफेंस कमिट करने का इन कंसिक्वेंस। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ट्रेनों में अक्सर जहर खुरानी हो जाती है कि वो आपको कुछ नशे का खिला के और आपका सामान लेके थेफ्ट के पर्पस से वो आपको कुछ खिला देते हैं नशे का और वो ऑफेंस कमिट करते हैं। तो वो अगर ऐसा कुछ पर्पस का ऑफेंस हो रहा है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट 124 का क्लॉज 1, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली हर्ट कॉज कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा, तो वहाँ पर उसको कितनी पनिशमेंट होगी। तो 124 का क्लॉज 1 है, अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। वहीं पर अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है एसिड थ्रो करने का किसी पर्सन पे वॉलेंटरली, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 सालों के लिए हो सकती है, जो एक्सटेंड कर सकती है 7 ईयर तक एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है 125, जो कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है रैशली या नेग्लिजेंटली जिससे कि किसी पर्सन की लाइफ जो है वो इन डेंजर हो सकती है या पर्सनल सेफ्टी या को हार्म हो सकता है, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 मंथ और फाइन जो है वो 2500 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 125 का क्लॉज ए कहता है कि अगर इन डेंजर ह्यूमन लाइफ या पर्सनल सेफ्टी के डेरोगेशन में कोई एक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हर्ट कॉज होता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 6 मंथ के लिए हो सकती है और फाइन जो है वो 5,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। और 125 का क्लॉज बी कहता है कि अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़ के 3 साल के लिए हो सकती है, या फाइन जो है वो 10,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये दोनों ही सिनेरियो में कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 126, जिसमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को प्रोवाइड किया गया है, जो कहता है कि अगर कोई पर्सन
वॉलेंटरली किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है ताकि वो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड ना कर पाए जहाँ पे उसका राइट है प्रोसीड करने का, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि उस पर्सन के द्वारा उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर 126 के क्लॉज 2 में उस पर्सन को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए पनिश किया जाएगा, जो कि सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 मंथ, फाइन लगाया जा सकता है 5,000 रुपये तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट 127 जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को बताता है। 126 में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है कि जो कोई भी रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को इस मैनर में ताकि वो पर्सन किसी भी डायरेक्शन में, मतलब बियॉन्ड सर्टेन सब्सक्राइबिंग लिमिट, वो प्रोसीड ही ना कर पाए, तो वहाँ पर माना जाएगा कि उस पर्सन ने उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है। उसके लिए इम्प्रिजमेंट 1 साल के लिए हो सकती है, या फाइन जो है वो 5,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 127 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए होती है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल की होगी, फाइन का अमाउंट 10,000 हो जाएगा और दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट 127 का क्लॉज 4 कहता है कि अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए हो रही है तो इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़ के 5 सालों के लिए हो जाएगी और फाइन का अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और जेएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है 127 का क्लॉज 5 जो कहता है कि अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है ये जानते हुए कि उसके रिट इशू हो चुकी है फॉर हिज लिबरेशन, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 सालों के लिए हो सकती है, इन एडिशन टू एनी टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट टू अंडर एनी अदर सेक्शन एंड फाइन। मतलब वो जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशमेंट है उसके एडिशन में 2 साल की और इम्प्रिजमेंट हो सकती है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जेएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट 127 का क्लॉज सी, अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सीक्रेट में की जाती है, सीक्रेटली की जाती है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल के लिए हो सकती है, इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट विच इज़ लाइबल टू। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल और जेएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। 127 का क्लॉज 7 कहता है कि अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट किया जा सके या कोई इलीगल एक्ट करवाया जा सके, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 सालों के लिए हो जाएगी और यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 127 का क्लॉज 8 कहता है कि अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जा रही है इस पर्पज़ के साथ कि कन्फेशन को एक्सटॉर्ट किया जा सके या कोई इंफॉर्मेशन ली जा सके या किसी पर्सन को कंपेल किया जा सके फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। तो जनरली क्या है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो ऑफेंस है वो बेलेबल होता है, बस एक सर्कमस्टेंस है कि जहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए हो रही है तो वहाँ पर ये नॉन बेलेबल हो जाता है, बाकी सारी सर्कमस्टेंसेज में ये बेलेबल ही रहता है और उसी के साथ साथ ये कॉग्निजेबल भी है। अब इसके बाद 127 के बाद 128 जो आता है वो डिफाइन करता है फोर्स को। 129 में क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 130 में असॉल्ट को डिफाइन किया गया है। सो 128 में फोर्स का मतलब होता है कि कब कहा जाएगा कि किसी पर्सन ने किसी के ऊपर फोर्स का यूज़ किया है। तो कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से कोई पर्सन मोशन में आ जाता है या उसका मोशन चेंज हो जाता है या फिर मतलब उस सेसेशन ऑफ मोशन हो जाता है किसी सब्सटेंस का, और वो 3 तरीके से हो सकता है, या तो किसी बॉडीली पावर की वजह से या किसी सब्सटेंस के डिस्पोज करने की वजह से या किसी एनिमल के इंड्यूस करने की वजह से, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि इस पर्सन के द्वारा फोर्स यूज़ किया जा रहा है। और यही फोर्स क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है जब
वहाँ पे पर्पस जो है वो इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाता है टू कॉज इंजरी, फियर, अनॉयंस टू द पर्सन टू होम फोर्स इज यूज्ड। तो वहाँ पर कहा जाएगा कि ये क्रिमिनल फोर्स हो गया, और क्रिमिनल फोर्स जो होता है वो पनिशेबल होता है। फिर आता है 130 में असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब है, असॉल्ट जो है वो जेस्चर से भी हो सकता है और एक्ट के थ्रू भी हो सकता है। बट 130 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। 131 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स को पनिश किया गया है कि अगर किसी पर्सन द्वारा असॉल्ट किया जा रहा है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जा रहा है अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 मंथ, या फाइन जो है वो 1000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अब आता है 132 कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किसी पब्लिक सर्वेंट पे किया जा रहा है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज ना कर पाए, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। 132 कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है 133 जो डील करता है कि अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया जा रहा है विद इंटेंट टू डिसऑनर अ पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट 134 ये कहता है कि अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया जा रहा है थेफ्ट अटेम्प्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो है वो 2 सालों के लिए हो सकती है, या फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। फिर आता है 135 जो डील करता है कि असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स किया जा रहा है इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर, फाइन 5000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 136 जो कहता है कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिजल्ट में असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी 1 मंथ के लिए, सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 मंथ के लिए, और फाइन 1000 रुपये तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। अब स्टार्ट होता है 137। 137 में किडनैपिंग प्रोवाइड किया गया है। किडनैपिंग बेसिकली 2 तरीके से होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो अगर कोई भी पर्सन, और 137 का क्लॉज 2 जो है वो किडनैपिंग की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो कोई भी पर्सन अगर किडनैपिंग का ऑफेंस करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। और किडनैपिंग जो है वो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस है। 138 में एब्डक्शन को प्रोवाइड किया गया है। एब्डक्शन का मतलब है कि जहाँ कहीं भी किसी फोर्स के द्वारा किसी पर्सन को कंपेल किया जाता है या बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस किया जाता है किसी पर्सन को किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो माना जाएगा कि उस पर्सन को एब्डक्ट किया जा रहा है। अब आता है 139, ये 2 क्लॉजेस में डिवाइड है। 139 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर किडनैपिंग की जाती है किसी चाइल्ड की फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो यहाँ पे उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 10 साल से कम नहीं होगी, और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। वहीं 139 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी बच्चे की मेमिंग की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, मेमिंग का मतलब होता है कि उसके हाथ पैर काट दिए गए या फिर किसी भी तरीके से उसे विकलांग कर दिया जाता है जिससे कि वो बेगिंग कर पाए, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट जो है वो 20 साल से कम नहीं होगी, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। और पहले आईपीसी में क्या होता था कि किडनैपिंग के रिस्पेक्ट में बॉय और गर्ल की एज को अलग अलग दिखाया गया था, बट अभी बीएनएस में ये हुआ है, यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया है। तो चाइल्ड में बॉय और गर्ल दोनों की एज जो है वो 18 ईयर के लेस अगर है तो वहाँ पर
किडनैपिंग के ऑफेंस में मतलब माना जाएगा कि वो किडनैपिंग के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 140 जो कहता है कि अगर किसी को किडनैप या एबडक्ट किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एटसेट्रा, तो वहाँ पर अगर मर्डर के पर्पज़ से किडनैप या एबडक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या रीग्रेस इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल होगा। वहीं 140 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किडनैपिंग हो रही है फॉर द पर्पसेज ऑफ रैंसम एटसेट्रा तो वहाँ पर डेथ से पनिश किया जा सकता है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 140 का क्लॉज 3 कहता है कि अगर किडनैपिंग या एबडक्टिंग की जा रही है विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 7 ईयर एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल तो होगा ही बट ट्राइबल होगा बाय JMFC। अब आता है 140 का क्लॉज 4 जो कहता है कि अगर किडनैपिंग या एबडक्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एटसेट्रा तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। और ये सारी पनिशमेंट जो है वो आइदर डिस्क्रिप्शन में होंगी, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो रीग्रेस भी दे सकते हैं और सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं। अब आता है सेक्शन 141 जो डील करता है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो कोई भी पर्सन अगर लड़की या लड़के को, गर्ल या बॉय को इम्पोर्ट करता है फ्रॉम फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज टू डू एनी ऑफेंस तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। 142 जो है वो डील करता है कि अगर किसी किडनैप या एबडक्टेड पर्सन को रॉन्गफुली कंसील किया जा रहा है या कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है तो वहाँ पर सेम पनिशमेंट होगी एज फॉर किडनैपिंग और एबडक्शन, मतलब 7 साल के लिए। कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। अब आता है 143 डील करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन से। तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि जो कोई भी फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किसी पर्सन को रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसफ़र करता है या रिसीव करता है बाय यूजिंग थ्रेट, बाय यूजिंग फोर्स, बाय एबडक्शन, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, बाय अब्यूज़ ऑफ पावर या बाय इंड्यूसमेंट, तो कहा जाएगा कि यहाँ पे ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग हुआ है। जो कोई भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, रीग्रेस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 7 साल से कम नहीं होगी और वो 10 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अब आता है 143 का क्लॉज 3। अगर ट्रैफिकिंग एक से ज़्यादा लोगों की जा रही है तो वहाँ पर रीग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 साल से कम नहीं होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट आता है 143 का क्लॉज 4 जो कहता है कि अगर ट्रैफिकिंग किसी चाइल्ड की जा रही है तो वहाँ पर रीग्रेस इम्प्रिजमेंट 10 साल से कम की नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 143 का क्लॉज 5 कहता है कि अगर ट्रैफिकिंग एक से ज़्यादा चाइल्ड की जा रही है तो वहाँ पर रीग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है वो 14 साल से कम की नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। और ये सब कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। वहीं 143 का क्लॉज C कहता है कि अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन में वो दोबारा से करता है, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड मोर देन 1 ओकेजन, तो वहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी जिसका मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। ये कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। अब आता है 143 का क्लॉज 7 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व होता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। अब आता है सेक्शन 144 जो डील करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। तो जो कोई भी पर्सन नोइंगली और हैविंग रीज़न टू बिलीव
कि उस जो चाइल्ड ट्रैफिक किया गया है उसको किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इंगेज किया जा सकता है किसी भी मैनर में, तो वहाँ पर उस पर्सन को रीग्रेस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और वो एक्सटेंड हो सकती है 10 सालों के लिए एंड फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 144 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी ट्रैफिक्ड पर्सन का, 144 के क्लॉज 1 में चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, 144 के क्लॉज 2 में है कि अगर ट्रैफिक्ड पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो रीग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 साल से कम की नहीं होगी, वो एक्सटेंड हो सकती है 7 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। अब आता है 145, हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स। तो जो कोई भी पर्सन हैबिचुअली इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट, रिमूव, बाई, सेल, ट्रैफिक्स और डील इन स्लेव्स, तो वो पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है और 10 सालों के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अगला है 146, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। तो जो कोई भी पर्सन किसी पर्सन को अनलॉफुली कंपेल करता है ऐसे लेबर करने के लिए जो उस पर्सन की विल के अगेंस्ट में है, तो वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल बेगारी वगैरह कराया जाता था, तो उन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं यहाँ पे अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर में। तो अगर कैसा कोई पर्सन इन सब चीज़ों में इंगेज होता है तो इसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 7 से जो ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट है वहाँ से डिस्कस करेंगे। I just hope you will like the session. If you like the session, do share with your friends. And if you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.